सीपीसी में एक टॉपिक रेस जुडिकाटा उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेस जुडिकाटा है क्या। रेस जुडिकाटा किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती है। रेस जुडिकाटा से रिलेटेड लैटिन मैक्सिम क्या है, राइट। और रेस जुडिकाटा पे कुछ केस लॉज को भी देखेंगे। उससे पहले सीपीसी के बारे में अगर देखा जाए तो सीपीसी के नेचर के बारे में देखा जाए तो सीपीसी प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आता है और फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड। तो इससे साफ जाहिर है कि यह कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत रखा गया है, राइट। तो सीपीसी आपका प्रोसीजरल लॉ है। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सी फॉर सिविल, पी फॉर प्रोसीजर एंड अगेन सी फॉर कोड। कोड कहा जाता है ग्रुप ऑफ रूल्स को, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यह नियमों का समूह है, राइट। ग्रुप ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीपीसी एक तरीके से सिविल विधि के अधीन जो भी राइट्स दिया गया, जो अधिकार दिया गया, चाहे हिंदू विधि की बात आप कर लो या फिर मुस्लिम विधि की बात करो, कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, टीपी एक्ट की बात करो, तो उसके अधीन सिविल विधि के अधीन जो भी राइट्स दिया गया, अगर उस राइट्स का कोई भी पक्षकार कंट्रावेंशन करता है तो उस स्थिति में उसके लिए एक प्रोसीजरल लॉ बनाया गया जिसके माध्यम से वह उन अधिकारों को लागू कर सकता है। इसीलिए अगर देखा जाए प्रोसीजरल लॉ के बारे में, तो प्रोसीजरल लॉ के बारे में कहा जाता है कि सामान्य तौर पर यह एक लैटिन सूत्र उबी जस इबी रिमेडियम पर आधारित है, राइट। तो सीपीसी को अगर देखा जाए तो यह एक लैटिन मैक्सिम उबी जस इबी रिमेडियम पर बेस करता है, जिसका मतलब होता है कि जहां अधिकार है वहां उपचार, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो इससे साफ जाहिर है कि एक्चुअल में यह उपचारों की विधि है, राइट। तो सीपीसी है क्या, एक तरीके से आपको रिमेडी देती है। रिमेडी क्या कि जो सब्सटैंटिव लॉ है, जो सिविल सब्सटैंटिव लॉ है, उसके अधीन जो भी राइट्स दिया गया, अगर उस राइट्स का कोई भी कंट्रावेंशन होता है तो उस स्थिति में सीपीसी के माध्यम से वह अपनी रिमेडी को प्राप्त कर सकता है। जब आप सीपीसी को देखते हो तो सामान्य तौर पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं सीपीसी को। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि सीपीसी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे धाराएं और दूसरी तरफ आप पढ़ेंगे आदेश एवं नियम के बारे में, ऑर्डर और रूल्स के बारे में, राइट। जहां तक कि सीपीसी में धाराओं की संख्या की बात है की जाए तो टोटल जो धाराएं हैं वह 158 है। सीपीसी में कुल धाराओं की संख्या 158 है, जबकि सीपीसी में कुल आदेशों की संख्या देखी जाए तो टोटल आदेश 51 है, राइट। और नियम टोटल जैसे आप देखोगे हर आदेश में नियमों की संख्या अलग अलग है। और सबसे बड़ा आदेश, कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल आता है कि आदेश 21 में कुल नियमों की संख्या कितनी है, तो आदेश 21 में कुल नियमों की संख्या 106 है। अब आप देखोगे कि सीपीसी को दो पार्ट में जो बांटा गया, धाराएं और साथ के साथ आदेश एवं नियम को, तो धाराओं को आदेश एवं नियम के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि धाराएं सैद्धांतिक पक्ष है और आदेश एवं नियम एक्चुअल में उसका व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल अप्रोच को बताता है। तो धाराओं का आदेश एवं नियम के साथ किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो इस संदर्भ में जब आप देखोगे तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता नजर आएगा, राइट। जहां एक तरफ थ्योरी है तो वहीं पर दूसरी तरफ इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताया गया। तो खैर, सीपीसी से कई बार सवाल आता है कि सिविल प्रोसीजर कोड को बनाया कब गया, राइट। तो सीपीसी को जहां तक कि बनाने का सवाल है तो इसका इनएक्टमेंट डेट, मतलब अधिनियमन की तिथि, यह डेट है 21 मार्च 1908। मतलब 21 मार्च 1908 को सीपीसी बनकर तैयार हुआ। जबकि सीपीसी के लागू होने का जहां तक सवाल है कि सीपीसी को लागू कब से किया जाए, तो इस संदर्भ में आप इन्फोर्समेंट डेट को
इन्फोर्समेंट डेट को पढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन की तिथि। प्रवर्तन की तिथि, प्रवर्तन का मतलब होता है कि यह वह तिथि है जिस तिथि को लागू हुआ, इसको बोलते हैं लागू होने की तिथि। तो सीपीसी को लागू कब से किया गया, तो आप देखते हैं कि यह 1 जनवरी 1909 से इसे लागू किया गया, 1 जनवरी 1909 से। तो 1 जनवरी 1909 से सीपीसी को लागू किया गया है। अब सीपीसी में आप देखोगे अलग अलग थ्योरी फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, तो उसी फर्स्ट पार्ट का एक रेस जुडिकाटा, और रेस जुडिकाटा अगर देखा जाए तो जुडिशरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, मेंस की बात करो या फिर इंटरव्यू की बात करो, तीनों में ये काफी सवाल पूछा जाता रहा है। तो रेस जुडिकाटा के बारे में अगर देखें तो रेस जुडिकाटा है क्या, रेस जुडिकाटा है क्या, आप देखोगे प्रांग न्याय। सबसे पहले कि प्रांग न्याय किसको बोलते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे पूर्व निर्णय भी लिखा मिलेगा आपको। प्रांग न्याय के जगह पे आप कहीं कहीं पूर्व निर्णय शब्द देखते हैं। तो पूर्व निर्णय है क्या, आप जहां भी सिविल न्यायालय, मान लो कि अगर सिविल न्यायालय किसी मामले को देखती है और एक बार उन मामलों को निर्धारित कर दे, तो उस स्थिति में आप देखोगे कि न्यायालय में वही पक्षकार उसी वाद हेतु को लेकर दोबारा वाद दाखिल नहीं कर सकते। अब इस रेस जुडिकाटा शब्द को सबसे पहले अगर देखा जाए इससे रिलेटेड कि रेस जुडिकाटा की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि लीगल प्रोविजन तो यहाँ पर दिया गया है सीपीसी की धारा 11 में, सीपीसी की धारा 11 में रेस जुडिकाटा के बारे में प्रोविजन दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेस जुडिकाटा किस लैटिन सूत्र पर आधारित है, राइट। तो रेस जुडिकाटा का जहां तक सवाल है आधारित होने का, तो इससे रिलेटेड कुछ लैटिन मैक्सिम हैं। जैसे एक लैटिन मैक्सिम आप लोग पढ़ोगे, इंटरेस्ट रिपब्लिका, रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिसियम, अट सिट फिनिस लिसियम। तीन महत्वपूर्ण लैटिन मैक्सिम हैं। दूसरा है नेमो डेबिट बीस विक्सरी, नेमो डेबिट बीस विक्सरी प्रो यूना एट आइडम कौजा, एट आइडम कौजा, राइट। तीसरा जब आप देखोगे तो एक और लैटिन मैक्सिम है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट, प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर, ऑक्यूपेटर। अब आप देखोगे कि ऐसे जब आप रेस जुडिकाटा को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि रेस जुडिकाटा से रिलेटेड कई चीजें आपको अलग अलग प्रोविजंस के तौर पर मिलेगा। अब रेस जुडिकाटा का जहां तक सवाल है कि यह किस लैटिन मैक्सिम पर बेस करता है, उससे पूर्व कि रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि टीपीसी की धारा 11 में जरूर दिया गया और देखा जाए तो विश्व की समस्त विधिक व्यवस्था में, लीगल सिस्टम में यह सिद्धांत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहा। तो पूरे विश्व में आप देखेंगे जो एक कॉमन व्यवस्था चली आ रही है वो यही है कि सारे जगह अगर किसी भी मामले को न्यायालय एक बार निर्धारित कर देती है तो फिर उस स्थिति में वह दोबारा वाद दाखिल नहीं करता है। अब इस संदर्भ में अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो आप देखोगे कि इसकी उत्पत्ति और एक तरीके से जब आप स्मृति पढ़ोगे, बृहस्पति स्मृति को पढ़ेंगे, तो वहां पर रेस जुडिकाटा से रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाएगी, राइट। मिताक्षरा विधि जब आप पढ़ोगे तो वहां भी पूर्व निर्णय से रिलेटेड कुछ चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो वहां आप क्या देखते हैं, ये जो रेस जुडिकाटा है तो आप देखोगे बृहस्पति स्मृति में, राइट, इसकी चर्चा की गई है। मिताक्षरा विधि में भी इसकी चर्चा की गई है।
अब वहां पर बृहस्पति स्मृति को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक जगह बृहस्पति ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, तो राजा को किसी मामले को निर्धारित करना होता था, राजा को निर्णय देना होता था जब कोई मामला राजा के पास आता था। तो राजा जब किसी मामले को एक बार निर्धारित कर देता था, तो उस स्थिति में वह दोबारा राजा के पास अपने मामले को स्थापित नहीं करते थे, अपने मामले को वापस नहीं लाते थे। तो रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो इसी पे आधारित है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जब किसी मामले को राजा एक बार फाइनली डिसाइड कर दे, तो उस स्थिति में वह उस राजा के पास दोबारा नहीं जाता था। राइट। ठीक उसी तरीके से रिस जुडिकाटा, चूंकि जब सीपीसी को बनाया जा रहा था, तो उस समय जो जिनका काम विधि बनाने का था, उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से कोई एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप किया जाए जिसके माध्यम से अगर किसी मामले को न्यायालय एक बार निर्धारित कर दे, तो उस स्थिति में दोबारा वाद दाखिल न किया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप एक ही मामले को बार बार न्यायालय में लाओगे, तो इस स्थिति में न्यायालय का समय भी बर्बाद होगा। दूसरी बात कि पक्षकारों को भी प्रॉब्लम होगी। राइट। बेवजह आपको कोर्ट में आना जाना पड़ सकता है कि ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर चुका है। हाँ, अगर मान लो कि अगर आप किसी न्यायालय के निर्णय से पीड़ित हैं, तो उस स्थिति में आप अपील में जाओ। ऑलरेडी सीपीसी में ही अपील का प्रोविजन किया गया है। अपील सामान्य तौर पर एक ऐसी विधिक कार्यवाही को कहते हैं जिसके माध्यम से निचले न्यायालय के निर्णय को आप चुनौती देते हो। तो अगर आप पीड़ित समझते हैं सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय से, तो उस स्थिति में आप अपील में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे रेस जुडिकाटा की स्थिति में कि आप उसी न्यायालय में वाद दाखिल नहीं करेंगे। मतलब क्या कि पीड़ित हैं तो अपील में आप जा सकते हो, लेकिन आप उसी वाद हेतु उसी विषय वस्तु को लेकर के दोबारा वाद दाखिल नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में आप क्या देखते हैं कि जो 3 लैटिन मैक्सिम हमने यहां पर लिखा, पहला इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिसियम, इसका मतलब होता है कि सामान्य तौर पर राज्य का हित इसी में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। तो राज्य का हित इसमें है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। इसका मतलब क्या है फिर? तो आप देखोगे कि कोई भी स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है, तो वह अपनी नीति जब भी बनाती है और उन नीति को जब लागू किया जाता है, तो राज्य के लिए भी यह जरूरी है कि कम से कम केसेस कोर्ट में हो, क्योंकि और अगर केसेस आती भी है तो उस केसेस का सेटलमेंट उतना ही जल्दी। तो राज्य का हित इसमें होना कि मुकदमेबाजी का अंत हो, क्योंकि अगर बार बार पक्षकार न्यायालय में ही वाद दाखिल करते रहेंगे, एक ही पक्षकार बार बार न्यायालय में वाद दाखिल करेगा, तो उस स्थिति में न्यायालय बाकी लोगों को कैसे सुनवाई करेगा? समझ पा रहे हैं इसको? जैसे मान लीजिए कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 100, मान लो कि 100 मामले किसी न्यायालय में, ठीक है? तो जब 100 मामले न्यायालय में हैं, तो न्यायालय को तो इन 100 मामले को देखना है, एक एक करके सारे मामले को निर्धारित करना है। अब मान लो कि पहला मामला ए और बी के बीच चल रहा था और न्यायालय ने एक बार निर्धारित कर दिया ए के पक्ष में, फिर से बी उसी वाद को लेकर के अगर ए पर वाद दाखिल कर दिया, सेम चीजों को लेकर के अगर वाद दाखिल कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा? फिर आप वही मामले देखोगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो बाकी लोग हैं, जो 100 तक लोग हैं, आप उनकी सुनवाई कैसे करोगे? राइट। मतलब एक ही पक्षकार को कोई बार बार सुनेगा, जबकि ऑलरेडी उस पक्षकार को सुना जा चुका है, उसके निर्णय, उसके मामले को देख चुका है, मेरिट्स पर डिसाइड कर चुका है, और बार बार वही पक्षकार आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में तो बाकी लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, और इस बीच में हो सकता है कि और भी मामले आ जाएं। तो इसीलिए यहां पर आप इस लैटिन मैक्सिम को पढ़ते हैं कि राज्य का हित इसी में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिसियम, इसी को कहा जाता है। दूसरी बात,
कि यहां पर सेकेंड लैटिन मैक्सिम आप देखते हैं, नेमो डेबिट वीस फिक्सरी प्रो यूना एट आइडम कौजा। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी मामले की सुनवाई हो चुकी है तो उस वजह से दोबारा आप वाद दाखिल नहीं कर सकते। अगर किसी मामले को एक बार निर्णय दे दिया गया तो दोबारा उसी मामले को लेकर के सुनवाई नहीं हो की जानी चाहिए। और तीसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्यूपिटर। इसका मतलब होता है कि न्यायालय के निर्णय को सही एवं अंतिम एवं उचित रूप से अवधारित किया जाना। अब इसका मतलब क्या है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्यूपिटर का अगर देखा जाए तो आप देखते क्या है कि न्यायालय के निर्णय को सही, क्योंकि कोर्ट ने अगर एक बार अपना निर्णय दिया है तो कहीं ना कहीं उस मामले को देखा होगा, उस मामले में मेरिट्स को देखा होगा, राइट। और मेरिट्स पे ही कोर्ट डिसाइड करती है। तो न्यायालय का निर्णय मतलब अगर आप अपील में गए तो अलग बात है, अपीली न्यायालय उस बात की जांच करेगी। लेकिन अगर आप अपील में नहीं जाते हो तो ऐसी उपधारणा की जाती है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय पूर्ण रूप से सही हो। तो इसीलिए आपको इन लैटिन मैक्सिम को अपने आंसर में जनरली फ्रेम करना चाहिए। इससे थोड़ा सा आपका आंसर बेटर माना जाता है। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा से रिलेटेड। जब आप प्रोविजन देखोगे सेक्शन 11 में, उसके शब्दों को जब आप देखेंगे, प्रांग न्याय को, प्रांग न्याय के शब्दों को जब आप देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्य का विचारण नहीं करेगा, राइट। तो किसी वाद का विचारण नहीं करेगा या फिर किसी विवाद्य का विचारण नहीं करेगा। हम देखेंगे कि वाद क्या होता है, विवाद्य क्या होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः, ये जो विवाद्यक है ना, इसके संदर्भ में कहता है प्रत्यक्षतः और सारतः। प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय वही रहा, वही रहा है। तो कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचार नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन। इसीलिए तीसरा जो इसेंशियल निकल करके आता है वह है उसी हक के अधीन। फिर चौथा है मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन, या उनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन। क्या कहता है कि वाद या विवाद प्रत्यक्षता और सारतः विवाद विषय वही रहे हों, उसी हक के अधीन, मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन, वे या उनमें से कोई दावा करता है। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारतः विवाद रहा है। तो ये जो हमने लिखा ना प्रत्यक्षता और सारतः विवाद विषय, वह ऑलरेडी रहा है पूर्ववर्ती न्यायालय में, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम था और निर्धारित किया जा चुका है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं कि उस वाद या विवाद्य को न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया। न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्धारित, अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया। इसको आप देखते हो रेस जुडिकाटा आपका कहीं ना कहीं यही। अब हम एक एक करके समझते हैं कि रेस जुडिकाटा में जो की वर्ड है सेक्शन 11 के अधीन, सबसे पहले तो आप देखते हैं किसी कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्य को, तो सबसे पहले कि वाद होता क्या है। क्योंकि वाद शब्द को अगर आप सीपीसी देखेंगे तो कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, सीपीसी में तो कहीं परिभाषा दी ही नहीं गई वाद को लेकर के। लेकिन
जब आप वाद शब्द देखोगे तो वाद अपने आप में सीपीसी की धारा 26 जब आप पढ़ेंगे तो धारा 26 कहता है कि प्रत्येक वाद वाद पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाए। हर वाद वाद पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाता है। अब हर वाद वाद पत्र के होता क्या है कि जब कोई मामला कोई पक्षकार जब अपने एडवोकेट के पास जाता है, चूंकि तो उस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि न्यायालय में एक वाद पत्र दाखिल करना होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेंट। तो एडवोकेट क्या करता है, एक वाद पत्र लिखता है और उस वाद पत्र को न्यायालय के बाहर एक फाइलिंग काउंटर होता है, उस फाइलिंग काउंटर में उस वाद पत्र को रखता है। जैसे ही वाद पत्र रखा तो उस पर एक संख्या, जो फाइलिंग काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं वह एक नंबर वहां पे अंकित करता है और वही नंबर अपने आप में वाद संख्या के तौर पर भी जाना जाता है। राइट। तो इसीलिए आप क्या देखते हैं कि हर वाद वाद पत्र के माध्यम से दाखिल होगा। राइट। जहां तक कि विवाद्यक का सवाल है तो विवाद्यक बोलते हैं कंट्रोवर्सीज को, जिन बिंदुओं को लेकर वादी और प्रतिवादी के बीच कंट्रोवर्सीज हुआ। कंट्रोवर्सीज मतलब विरोधाभास की स्थिति, जहां पर वादी एवं प्रतिवादी के बीच किन्हीं बिंदुओं को लेकर के अगर अंतर विरोध है तो उन्हीं बिंदुओं को हम बोलते हैं विवाद्यक। राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर ए ने एक प्लेंट लिखा, मान लो कि ये वाद पत्र है और बी ने इसका जवाब दिया रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से, तो यहां पर न्यायालय देखती है कि वाद पत्र और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर किन किन बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। राइट। और जिन जिन बिंदुओं पर दोनों के पक्षकारों के बीच अंतर विरोध होता है उन्हीं बिंदुओं पर यहां पर न्यायालय में वह इशू निर्धारित करती है। इसी को कहा जाता है विवाद्यक। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा। मतलब क्या कि अगर उस वाद को सिविल न्यायालय ने एक बार निर्धारित कर दिया है या फिर उस विवाद्यक पर न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया, उस इशू को एक बार निर्धारित कर दिया है, तो उस स्थिति में उस वाद पर या उस विवाद्यक पर फिर से दोबारा नहीं सुना जाएगा या फिर उसके बारे में, चूंकि विवाद्यक ऑलरेडी डिसाइड है तो इसीलिए यहां पर आप क्या देखते हैं, वाद या विवाद्यक। सेकेंड पॉइंट है प्रत्यक्षतः और सारतः विषय वही रहा। मतलब ये जो इश्यूज है ना, सेम इश्यूज को लेकर के आप दोबारा किसी न्यायालय में वाद दाखिल नहीं कर सकते अगर उस इशू को एक बार न्यायालय निर्धारित कर चुकी है। राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर सिविल न्यायालय किसी मामले को एक बार अंतिम रूप से निर्धारित कर देती है तो उस स्थिति में आप उसी इशू को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ए ने बी पर एक सूट फाइल किया इस प्रॉपर्टी P1 के रिगार्डिंग। ठीक है। P1 प्रॉपर्टी को लेकर के ए और बी के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट था, जिसमें कि ए ने इस P1 प्रॉपर्टी पर अपने टाइटल की बात की थी और उसने सूट फाइल किया कि टाइटल डिक्लेयर किया। दूसरी तरफ बी ने उस टाइटल का जो सूट फाइल किया उसका अपोज किया और बी का कहना था कि एक्चुअल में यह P1 प्रॉपर्टी मेरी है। राइट। क्योंकि इस P1 प्रॉपर्टी पे पोजीशन इसका है। दूसरी तरफ बी कह रहा है कि ए के पिता ने उस प्रॉपर्टी को मेरे नाम गिफ्ट डीड कर दिया था, वगैरह वगैरह जो भी हो। अब न्यायालय ने जब वादी के वाद पत्र को देखा, प्रतिवादी के रिटन स्टेटमेंट को देखा, तो वहां पर कुछ इश्यूज निर्धारित कर दिए और उन इश्यूज को निर्धारित करने के बाद न्यायालय ने उस इश्यूज को डिसाइड किया कि हाँ, जो P1 प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ए के पिता ने गिफ्ट डीड के माध्यम से बी को वह प्रॉपर्टी दिया था और उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में बी ने चूंकि गिफ्ट डीड उसकी जो रजिस्ट्री कॉपी थी उसे भी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, जिसको न्यायालय ने देखा तो न्यायालय को लगा कि हाँ, ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है और प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कोर्ट ने उसे मान लिया
और न्यायालय ने इस P1 प्रॉपर्टी को बी के पक्ष में दे दिया। अब जैसे ही बी के पक्ष में दे दिया तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रत्यक्षता और सारता विवाद विषय कहीं ना कहीं निर्धारित कर दिया गया। अब जब निर्धारित कर दिया, मान लो कोर्ट ने बी के पक्ष में निर्णय दिया, तो अगर इस निर्णय से ए खुद को पीड़ित समझता है तो अपील में जाए, और अगर पीड़ित नहीं समझता है तो उस स्थिति में वह उस प्रॉपर्टी को बी को दे दे, या फिर अपील में जाने का विकल्प तो है, लेकिन अगर वह नहीं जाता है तो अब ए दोबारा इस बी पर उसी प्रॉपर्टी को लेकर के वाद दाखिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस विवादित विषय को, जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर के कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। तो जब न्यायालय अपना निर्णय दे दे तो उस स्थिति में आप दोबारा वाद दाखिल, राइट, इसीलिए आप देखते हैं प्रत्यक्षता और सारता विवाद विषय वही रहा हो। फिर आप देखेंगे कि तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है उसी हक के अधीन, मतलब सेम टाइटल। अब सेम टाइटल क्या होता है? टाइटल आप कहते किसको हो? तो आप क्या देखते हो कि सेम टाइटल मतलब मान लो कि हक, अगर उसी हक के आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया तब तो रेस जुडिकाटा लागू हो जाएगा, लेकिन मान लो कि अगर हकों में डिफरेंसेस हो, हकों में अगर भिन्नताएं पाई जाएं, तो अगर हकों में भिन्नताएं पाई जाए तो उस स्थिति में रेस जुडिकाटा लागू नहीं। तो इसी वजह से आप यहां क्या देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का टाइटल को लेकर के या उस वहां पर हक को लेकर के डिफरेंसेस पैदा होता है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर सेम टाइटल, अगर सेम हक को लेकर के सूट फाइल किया जाए, जबकि उस हक को न्यायालय एक बार निर्धारित कर चुकी, तो इस स्थिति में रेस जुडिकाटा अप्लाई। अब उसी हक के अधीन को, जैसे मान लो कि एक वाइफ ने हस्बैंड पे, W फॉर वाइफ और H फॉर हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड पर एक सूट फाइल किया जिसमें कि पत्नी का यह कहना था कि मुझे परमानेंट एलिमनी, परमानेंट एलिमनी बोलते हैं अस्थाई भरण पोषण या अस्थाई निर्वाह भत्ता, तो मुझे वो दिया जाए। तो न्यायालय ने क्या किया, वाइफ के पक्ष में लगभग 1 CR परमानेंट एलिमनी के तौर पर दे दिया, जिसके मद्देनजर एच के द्वारा W को 1 करोड़ रुपए का राशि दिया जा। ठीक है, अब इस मामले को एक बार निर्धारित किया जा चुका, पत्नी के पक्ष में 1 करोड़ रुपए की डिक्री दी जा चुकी है। अब कहानी थोड़ा यूं है कि हस्बैंड एच जो है, मतलब मैं इसी में कुछ अलग डिफरेंट स्टोरी क्रिएट करके समझा रहा हूं कि एच के पास एक P1 प्रॉपर्टी है जिसको कि वह सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी की कीमत इसने 90 लाख रखा है कि 90 लाख रुपए में वह इस प्रॉपर्टी को बेचेगा। अब वाइफ अपने हस्बैंड से 1 करोड़ रुपए ले चुकी है, तो पत्नी ने सोचा कि जो हस्बैंड है एच, वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना ही चाहता है, तो क्यों ना मैं ही वह प्रॉपर्टी क्यों ना खरीद लूं। तो वाइफ ने क्या किया, एक्चुअल में हस्बैंड को एक प्रपोजल दिया और कहा कि आप जो अपनी P1 प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेचोगे, इससे अच्छा है कि मैं ही उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती हूँ, मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार हूं। तो वाइफ ने हस्बैंड को प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग 90 लाख रुपए में वह प्रॉपर्टी खरीदने का प्रस्ताव किया। हस्बैंड ने वाइफ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मतलब इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो इस स्थिति में वाइफ ने अपने हस्बैंड को 90 लाख रुपए दे दिए और वाइफ ने कहा कि आप फलाने डेट को अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। अब हस्बैंड वाइफ से 90 लाख रुपए तो ले लिया, लेकिन जिस डेट को हस्बैंड के द्वारा उस प्रॉपर्टी को वाइफ के नाम करना था, हस्बैंड उस डेट को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करने से मना कर। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर वाइफ ने हस्बैंड को कहा था कि आप
90 लाख रुपए तो ले चुके हैं और अपने नाम जो प्रॉपर्टी है, जो आपके नाम प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। तो हस्बैंड ने देने से मना कर दिया। अब फिर से वाइफ ने हस्बैंड पे सूट फाइल कर दिया। जब वाइफ ने हस्बैंड पे सूट फाइल किया तो हस्बैंड का कहना था कि जज साहब ये बार बार मुझ पे सूट फाइल करती रही है, पहले भी इसने सूट फाइल किया था, फिर अब सूट फाइल कर दिया, तो इसीलिए इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई करो। राइट। तो वाइफ का कहना था इस मामले में कि जज साहब कि इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो पहला वाला मामला था जिसमें हमने अपने पति पे सूट फाइल किया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए की हमें परमानेंट एलिमनी के तौर पर मिला, तो वह मामला कुछ और था। उसमें पत्नी होने के नाते हमने अपने पति से मेंटेनेंस अमाउंट क्लेम किया था। लेकिन इस बार जो मैं एच पर सूट फाइल की हूं, वह पत्नी होने के नाते नहीं, बल्कि मेरे और एच के बीच, मेरे पति के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने पति को 90 लाख रुपए दिए, जिसके तहत मेरे पति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को मेरे नाम करना था और मेरे पति ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। अर्थात यह मामला संविदा के विशिष्ट पालन का मामला है। तो जहां पर संविदा के विशिष्ट पालन का मामला हो, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आप संविदा का विशिष्ट पालन करवाएं। राइट। तो इसीलिए आप क्या देखते हैं कि उसी हक के अधीन सेम टाइटल अगर है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होती है, लेकिन सेम टाइटल तो यहां है ही नहीं। पहले वाले मामले में यह पत्नी होने के नाते अपने पति पे सूट फाइल की, दूसरे वाले मामले में पत्नी ने एक संविदा के अंतर्गत क्रेता होने के नाते हस्बैंड पे सूट फाइल की, चूंकि मेरे और हस्बैंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो इस वजह से क्यों न इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस किया जाए, संविदा का विशिष्ट पालन किया जाए। राइट। तो इसीलिए आप यहां पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं टाइटल में अगर डिफरेंसेस है तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जब आप देखते हैं तो कहता है मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन। अब उन्हीं पक्षकार का मतलब क्या है? यहां पर रेस जुडिकाटा किस पे अप्लाई होता है? उन्हीं पक्षकार मतलब हस्बैंड और वाइफ। राइट। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाइफ और हस्बैंड है उसी पर यह मामला कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जो वाइफ है और जो हस्बैंड है, तो यहां पर क्या देखते हैं, मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकार। मतलब क्या कि अगर न्यायालय ने किसी मामले को निर्धारित किया और एक बार जो निर्णय दिया है, तो वह निर्णय उन्हीं पक्षकारों पर लागू होती है, वाइफ और हस्बैंड पे ही लागू होती है। वह निर्णय किसी अन्य पक्षकार पर लागू नहीं होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि यह एक्चुअल में जजमेंट इन पर्सोना होता है। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब होता है कि जो न्यायालय का निर्णय आया है और उस निर्णय से जो पक्षकार हैं, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच जिस राइट्स को डिसाइड हुआ मेंटेनेंस के मामलों में, तो वो कहीं ना कहीं जजमेंट इन पर्सोनम होगा। लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए तो फिर वह जजमेंट इन रेम हो जाएगा। तो खैर ये सब चीज़ें रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करता हूँ। यहाँ जो वर्ड यूज किया उन्हीं पक्षकार, मतलब क्या कि रेस जुडिकाटा वाइफ और हस्बैंड पे लागू होगा, या फिर उनसे व्युत्पन्न अधिकार। तो इनसे व्युत्पन्न अधिकार वाइफ के जो लीगल एयर हों और एच के जो लीगल एयर हों, यहाँ पर तो चूंकि हस्बैंड और वाइफ है तो दोनों का लीगल एयर कहीं ना कहीं एक ही होगा। तो उनसे व्युत्पन्न अधिकार पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो दो पक्षकार हैं ए और बी। ए ने बी पर एक सूट फाइल किया किसी प्रॉपर्टी P1 के रिगार्डिंग। न्यायालय ने ए के पक्ष में निर्णय दे दिया, तो ए क्या हो गया? डिक्री धारक, डिक्री होल्डर। तो जब ए डिक्री होल्डर है और बी जजमेंट डेटर है, तो बी ने क्या किया? उस डिक्री होल्डर के विरुद्ध अपील में चला गया, और जैसे ही अपील में गया तो अपीली न्यायालय ने
एक के पक्ष में ही मान लो कि डिक्री को कंटिन्यू रखा। ठीक है, मतलब निचले न्यायालय ने भी ए को डिक्री धारक बनाया, अपीली न्यायालय ने भी ए को डिक्री धारक बनाया। अब प्रश्न उठता है कि जो बी का विधिक उत्तराधिकारी है, मान लो कि बी का विधिक उत्तराधिकारी सी है और ए का विधिक उत्तराधिकारी डी है। कल होकर के ए और बी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस P1 प्रॉपर्टी को लेकर के सी डी पर वाद दाखिल कर सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर के डी सी पर वाद दाखिल कर सकता है? तो इस संदर्भ में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत कहता है कि न केवल उन्हीं पक्षकारों के बीच रेस जुडिकाटा अप्लाई होती है, बल्कि उन पक्षकारों से जो व्युत्पन्न अधिकार है, जो डेरिवेटिव राइट्स हैं, उन पर भी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत अप्लाई होता है। तो इसीलिए आप यहां पर इनको देखते हैं कि उन्हीं पक्षकार या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन जो भी पक्षकार रहे हैं, उन पर भी रेस जुडिकाटा कहीं ना कहीं अप्लाई होता रहा है। कहता है वाद या विवाद्य को न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया। अब ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लो कि अगर न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्धारित किया ही ना हो, अगर किसी मामले को न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया है, तो उस स्थिति में तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा नहीं। इसका मतलब है कि उस मामले को कहीं ना कहीं अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना आवश्यक। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप देखते हैं रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को, तो यह उन पक्षकारों पर और उनसे व्युत्पन्न अधिकार पर, यह सब पर लागू होता है। अब इस संदर्भ में कई बार, ये तो रहा रेस जुडिकाटा का, इससे रिलेटेड 8 एक्सप्लेनेशन भी है इस पे, जो एग्जाम में आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वो कई बार सवाल पूछा जाता है कि रचनात्मक प्रांगन्याय क्या है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है, राइट, प्रांगन्याय का जो सिद्धांत है, उससे रिलेटेड कई बार सत्याचरण वर्सेस देवराजन का मामला पूछ देता है, राइट, कई बार सत्यव्रत घोष का पूछ देता है। उससे रिलेटेड गुलाम अब्बास के मामले में जब आप देखोगे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं होता है कि न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप से निर्धारित कर देना, और न्यायालय ने अगर किसी मामले को एक बार निर्धारित कर दिया, तो उस स्थिति में दोबारा वाद दाखिल करने से यहां पर रोकती है, राइट। तो रेस जुडिकाटा क्या रीट पर अप्लाई होता है, यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि क्या प्रांगन्याय का सिद्धांत रीट की याचिका पर लागू होती है। तो आप देखोगे कि रीट पे लागू होती है। दरियावों का केस जब आप पढ़ोगे, तो उसमें कोर्ट का निर्णय है कि प्रांगन्याय का सिद्धांत रीट याचिका पर भी लागू होती है। अब जहां तक कि सवाल है हैबियस कॉर्पस का, तो प्रांगन्याय के सिद्धांत को हैबियस कॉर्पस पर लागू नहीं किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लागू नहीं किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर बाकी सब पे कहीं ना कहीं लागू किया जाता है। जितना भी रीट है, चाहे आप मैंडमस की बात कर लो, सॉर्सियोरिटी की बात कर लो, प्रोहिबिशन की बात कर लो, राइट, सब पर रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा, वह अप्लाई होता है। लेकिन हैबियस कॉर्पस को छोड़कर यह सब रीट पे लागू होता है। प्रांगन्याय से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है रेस जुडिकाटा में, कई बार आपसे पूछा जाएगा सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के, सेम टाइटल को लेकर के, फिर मैटर इन इशू को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपसे सवाल पूछा जा सकता है, राइट। रेस जुडिकाटा पीआईएल पे लागू होती है, लागू नहीं होती है, वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर रेस जुडिकाटा को देखा जाए, तो रेस जुडिकाटा से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में।